जी सर। आज जो हमने रखा है ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक रखे हैं, परंतु इनका महत्व काफी है और इन्हीं में उलझते रहते हैं। और यही कारण था कि मैंने ये सरल ज्योतिष सीरीज शुरू की। आज का जैसे पहला टॉपिक है बाधक। ठीक है भैया, सबने पढ़ लिया बाधक और अप्लाई भी करते रहते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं। अगर आप पूरे श्लोक पढ़ें, क्लासिक की डायरेक्शन पढ़ें, तो वो आपका जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये समझे भाई, बाधक का मीनिंग है बाधा। जो किसी कार्य में जो ग्रह बाधा डाल सकता है उसको बाधक बोलते हैं। और क्लासिक ने लिख दिया, कई वर्जन है, वो मैं आपको बता देता हूं बारी बारी। सबसे पहला और सबसे कॉमन है कि जो चर राशियां हैं उससे 11th लॉर्ड बाधक होता है। अब यहां देखिए, लॉर्ड बोल रहा हूं मैं, स्वामी। 11th साइन जो पड़ता है उसका स्वामी। स्थिर राशियों के लिए नवम भाव का स्वामी और द्विस्वभाव राशियों के लिए सप्तम भाव का स्वामी बाधक है। अच्छा, आगे की लाइन क्या लिखी है कि ये बाधक जब बाधक फल देगा यदि वो खर या गुलिक का भी स्वामी है। ये भूल जाते हैं हम। मेन पॉइंट ये है कि भाई स्वामी अगर वो ग्रह बन जाता है तब वो बाधक का काम करेगा, वैसे नहीं करेगा। अब 9th लॉर्ड है भैया, योग कारक है। किन सर्कमस्टांसेस में, किन परिस्थितियों में वो बाधक का काम करता है। आप इसको छोड़िए, बाधक को। आप जनरल अगर आप देखें कि कोई भी ग्रह जिसकी राशि में गुलिक बैठी है या जिसकी राशि में खर ग्रह बैठा है, वो बाधक का वो विपरीत रिजल्ट नहीं देता है। अब क्या है, अगर वो बाधक भी है तब वो थोड़ा ज्यादा खराब रिजल्ट दे देगा, ज्यादा बाधा डाल देगा। बाधा का मतलब क्या होता है, ये हमेशा नहीं रहता है। जब उसकी दशा अंतरदशा आती है तब जो काम आप करते हैं नॉर्मली उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है या उस काम को आपको खत्म कर देना पड़ता है बाधा की वजह से। ठीक है भैया, ये तो एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल हो गया। इसमें जो नोट करने वाला पॉइंट है वो है कि पहले हम खर देखेंगे और गुलिक देखेंगे। खर ग्रह का तो डिस्पोजिटर नहीं है, वो उसके जहां बैठा है उसका स्वामी तो नहीं है वो ग्रह जो बाधक है। ये चैप्टर यहां खत्म हुआ। दूसरी
बेकार की धारणा जो है वो बहुतों ने ऐड उसमें कर दिया, क्लासिक ने भी किया है, कि अगर कोई ग्रह बाधक स्थान में बैठा है, कहां से, मान लीजिए मेष, ये चर राशियां हैं, तो लोगों ने कह दिया भैया 11th में जो बैठा है वो बाधक है। यार कैसे हो जाएगा भाई, एक क्लीन स्वीप तो नहीं कर सकते आप। मान लीजिए आपका सिंह लगन है, नवम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, स्थिर राशि के लिए नवम भाव का स्वामी बाधक है। बहुतों ने ऐड कर दिया नहीं, वहां जो ग्रह बैठा हो वो भी साला बाधक हो जाता है। तो भैया लियो लगन के लिए सूर्य नवम में उसका हो गया है, क्या वो बाधक है? ठीक है, तो इस धारणा पे बिल्कुल मत जाओ। जैसे केंद्र अधिपति दोष है, उसको ट्विस्ट किया है लोगों ने। अधिपति का मतलब होता है लॉर्ड, लोगों ने क्या ऐड कर दिया, केंद्र में जो ग्रह बैठा है वो भी साला केंद्र अधिपति है। भाई कैसे हो गया? तो ये धारणा खत्म कर दो। तीसरी एक सर्वार्थ चिंतामणि में धारणा दी है, रूल दिया है, उसको मैंने सिरे से नकारा है और टेबल भी दी है उसकी। वो क्या कहता है कि अगर कोई ग्रह जिस राशि में मान लो बैठा है उसका स्वामी, अगर वो स्वामी बाधक स्थान में चला जाए तो वो हो जाता है, बेकार हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए मंगल है, एक्वेरियस में बैठा है, ठीक है, तो वो कहते हैं भाई जो है मेष खराब हो गया, क्योंकि मेष से वो 11वां भाव हो गया और मेष का स्वामी मंगल है। वो अगर एक्वेरियस में बैठा है वो बाधक हो गया। भैया नहीं, ये सर्वार्थ चिंतामणि की ये टेबल इसीलिए दर्शाई है कि ये ठीक नहीं है। ठीक है ना? इसी तरह ये टेबल दिए है, जैसे लिब्रा है, चर राशि है, अगर शुक्र लियो में हो जाता है तो वो बाधक हो गया लिब्रा के लिए, तुला के लिए। बड़े भाई आगे जैमिनी ज्योतिष भी लिखा है, 11वें भाव से वो अर्गला देगा, आस्पेक्ट भी देगा और लॉर्ड भी है, माला माल कर देगा। ठीक है, तो ये जो दो धारणाएं बात की हैं क्लासिक से हैं भैया, ये भी मैं नकार नहीं रहा हूं, कह रहा हूं क्लासिक से हैं, परंतु हम इसका प्रैक्टिकल में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रिवर्स है, हार्म नहीं करता है। ठीक है, अब मैं आता हूं जो मेन जिस तरह से बाधक देखते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज होती है हमारी, कुंडली आते ही पहले आप देखिए कि खर ग्रह कौन कौन है। यहां पर वही स्टैंडर्ड वाले खर चलेंगे, मेरा वो कॉमन खर वाला प्रिंसिपल नहीं, हम इसको यहां पर सूर्य चंद्रमा से और लगन से देखेंगे। खर कैसे देखते हैं ये तो आपको पता होगा, लगन से 22वां ग्रेड का और चंद्रमा से 64वां नवांश, उसको खर ग्रह कहा जाता है। आप सबको तुरंत कुंडली से देख के आ जाता है, ये पकड़ लेते हैं या नहीं पकड़ते? सर नहीं पकड़ पाते। नहीं पकड़ पाते।
उसका सीधा तरीका है, या तो दृष्टांत बना हुआ हो आपके पास और नवांश बना हुआ हो, ठीक है, नहीं तो दृष्टांत बना हुआ है तो जो 8वां लॉर्ड है D3 का, हाँ वो 22वां दृष्टांत हो गया, जी सीधा सीधा। जी अगर दृष्टांत नहीं बनाना है तो जो लगन की डिग्री है उन डिग्री को 8वें भाव में रख दो, डिग्री को, डिग्री 8वें भाव का साइन वो ही रहेगा, जी और वहां से उसका दृष्टांत देख लो। जी तो जो दृष्टांत का साइन आता है उसका स्वामी 22वें दृष्टांत का स्वामी हो जाता है, बुखार हो जाता है। जी सर। नवांश में चंद्रमा को देख लो, जी सर। चंद्रमा जहां भी जिस राशि में भी नवांश में बैठा है वहां से चौथी राशि गिन लो, उस चौथी राशि का स्वामी 64वें नवांश का स्वामी हो जाता है। सर एक क्वेश्चन, सर हैं? एक क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि सब लोगों को शायद ये नहीं समझ में, ये कॉन्सेप्ट बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट है। तो सर यदि ये दो अलग अलग ग्रह हुए नवांश के, कोई हाँ तो होते हैं। जी सर। वो जो हमने आगे कराया था 22वां 64वां इकट्ठा होना, जी सर। वो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस में होता है, जी, नहीं तो ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो सर ये दोनों खर का काम करेंगे, दोनों खर होते हैं। अब इसमें जो 22वें दृष्टांत का खर है ये आपको मेंटल परेशानी देता है, जी सर। चाहे वो बाधक है या नहीं है। अगर बाधक भी है तो कुछ ज्यादा खराब हो गया, ये समझो, बाधक कॉन्सेप्ट नहीं तो ये 22वां दृष्टांत का डिस्पोजिटर वो नहीं काम खराब करता, वो जिसके साइन में बैठ गया, जिसकी राशि में, उस राशि के स्वामी की दशा में बैंड बजेगा, खर की दशा में नहीं बजेगा। डिस्पोजिटर ना खतरनाक है। हाँ, जिसकी राशि में वो बैठ गया। जब हम एग्जाम्पल लेंगे तब आपको ये समझा देंगे। जी सर। ठीक है ना, तो ये क्लियर हुआ, इतना सही पॉइंट है बस बाधक का। जी सर। कोई और घबराने की बात नहीं है। दोबारा स्टेप रिपीट करता हूं, दोनों खर देखो, ठीक है, वो खर किस राशि में बैठा है, उस राशि के स्वामी को पकड़ लो। अगर वो राशि का स्वामी वो वैसे ही खराब फल देगा, वैसे ही तंग करेगा वो, और अगर वो बाधक भी हो गया, ठीक है, तो वो और ज्यादा तंग करेगा, तब वो बाधक का काम है आपके, उनको पलट देगा, उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। अब इस पे या तो हम एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, या यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सबसे निवेदन है कि आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में लिखें ताकि सभी को मौका मिले क्वेश्चंस पूछने का। ठीक है भाई, अगर आया हो कोई क्वेश्चन इस पे तो पूछ लो। नहीं सर, नहीं आया, लेकिन अभी तक तो सब पूरा स्पष्ट है, क्लियर है ना, स्टेप बिल्कुल क्लियर है। अब आप एग्जाम्पल के थ्रू समझो, एग्जाम्पल कोई है तो लगाओ। जी सर। सर आपकी किताब से ही लिया है एग्जाम्पल, ताकि बाद में जब वापस लोग किताब पढ़ें तो वो अच्छे से समझ। ठीक है, ठीक है भैया, ये कुंडली है। तो हमारा पहला स्टेप होगा, हम देखें
कि हमारा खर ग्रह कौन कौन है। अब मैं यहाँ D3 D9 पे नहीं जा रहा हूं, यहीं से बताता हूं। लगन की डिग्री है 27। जी सर। 27 डिग्री को मैंने 8वें भाव में रख दिया, ठीक है। तो अब वो 27 डिग्री कुंभ की 8वें भाव में आ गई है। यहाँ का दृष्कान कौन सा हुआ? तीसरा दृष्कान हो गया कुंभ का, 27 डिग्री है। जी। तो दृष्कान आया तुला, लिब्रा, तीसरा दृष्कान हो गया ना 9th हाउस में वहां से। जी। तो 22वां दृष्कान का स्वामी शुक्र हो गए, ठीक है भैया। यस सर। अब हम देखते हैं 64वां नवांश, वो देखेंगे हम चंद्रमा से। चंद्रमा मकर में है, 5 डिग्री के हैं, तो वो कुंभ नवांश में चले गए, ठीक है। कुंभ नवांश से चौथा साइन फिर टॉरस है, वृषभ है, फिर शुक्र हो गया। फिर शुक्र हो गए। यहां पर फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली ये शुक्र जो है बाधक भी है। बस 64वें नवांश के भी हैं और 22वें दृष्टान के भी। तीसरा और बाधक गुलिक, ये आपको बड़े आराम से पराशरालाइट में या जगन्नाथोरा में वो गुलिक की पोजीशन मानदी करके दिखाते हैं या गुलिक करके दिखाते, कोई सी भी ले लीजिए। अब इंदिरा गांधी के जो गुलिक है वो मिथुन में है, ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या हो गया? एक तो मिथुन हो गया, और मिथुन मतलब वो बुध हो गया जी। और एक हो गए शुक्र। अब हम देखें कि बुध और शुक्र की राशियों में कौन बैठे हुए हैं। वो डिस्पोजिटर हो गए ना उसके, खर के डिस्पोजिटर। अब यहां देखो, शुक्र की राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं, ठीक है, और बुध की राशि में केतु बैठे हुए हैं, ठीक। अब ये इनकी जो दशाएं हैं ये खराब इवेंट देंगी, सीधा सीधा हिसाब हो गया। केतु जो है वो बुध में भी काम करेगा, बुध की तरह काम करेगा, डिस्पोजिटर भी बुध है उसका, और बुध जो है वो भाई साहब गुलिक के स्वामी हैं। यही हमने एग्जाम्पल में दिखाया है कि अब जो ये बृहस्पति बुध जब चला तो हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है। और बृहस्पति में शुक्र जब चले तो पिताजी की डेथ हो गई, बाधक हो गए। अब इसी रेफरेंस में अब ये रिसर्च कहां से शुरू होती है? अब यहां बाधक देख लो, चलो अब बाधक देख लो। तो कुंडली चर राशि की है, तो 11th लॉर्ड जो है वो बाधक है शुक्र, और शुक्र जो है वो जुपिटर का डिस्पोजिटर भी है। जुपिटर का डिस्पोजिटर भी है, इसीलिए जुपिटर तंग कर रहा है। शुक्र के बृहस्पति, सॉरी, शुक्र एक तो हो गया, एक बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, 3 हो गए ना हमारे पास में जो तंग कर रहे हैं। पहले खर ग्रह देखा
और गुलिक देखी। उनके घरों में, भाव में जो जो ग्रह बैठे हैं वो तंग कर रहे हैं। तो बाधक हुआ शुक्र, और शुक्र आपके खर का भी स्वामी है। ठीक है भैया, कंफ्यूजन? ठीक। जी सर। अब मैं कहां से सीखा हूं? मेरी कुंडली मिथुन लगन की है, तो बृहस्पति बाधक हो गया। ठीक है। और जो शुक्र है वो बृहस्पति की राशि में उच्चिका होकर बैठा हुआ है, और जो शुक्र है वो खर ग्रह है, 22वें देशकांड का स्वामी है। ठीक है जी। तो अब क्योंकि शुक्र की का डिस्पोजिटर बृहस्पति है जो बाधक है, तो अब वो बाधक खर का भी डिस्पोजिटर हो गया। तो शुक्र चाहे उच्च का है, पर उथल पुथल बहुत दी उसने, और इन्हीं की दशाओं में दी। शुक्र में बृहस्पति आया, मैंने एक नई फैक्ट्री डालने की कोशिश की। आई स्पेंट मोर देन 2 करोड़ ऑन दैट। इतना आगे काम किया, 2500 मीटर का प्लॉट लेकर के पूरी बिल्डिंग बनाना, ये करना वो करनी है, और वो मिडवे मुझे बंद करना पड़ा, चला ही नहीं, टोटल लॉस हो गया सिवाय जमीन के। ठीक है भैया। शनि महाराज मेरे 64वें नवांश के हैं, वो मेंटल प्रॉब्लम देते हैं। उसमें वीनस में, शनि में मैं विदेश चला गया, वहां सारी तनख्वाह तक नहीं मिली 3 साल। जिस दिन शनि की अंतर्दशा खत्म हुई, मैं वापस पैर पे खड़ा हो गया। और देख लो भाई कोई एग्जांपल, क्योंकि फिर दूसरा टॉपिक लेंगे। यदि सर एक क्वेश्चन आया है, यदि बाधकेश और खरेश की दशा या अंतरदशा एक साथ आ गई, तभी तो होती है प्रॉब्लम, तभी तो होती है। अब वो जो वीनस है मेरा, वो खरेश, और बृहस्पति बाधकेश है, और खरेश का डिस्पोजिटर भी है। अगर वो खरेश का डिस्पोजिटर नहीं होता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं देता। मैंने क्या कहा? बाधक को छोड़ो, खरेश, पहले खरेश देख लो। खरेश के साइन में जो ग्रह बैठा है वो तकलीफ देगा, मोटी सी बात, ये नोट कर लो बस। उसके बाद बाधक देखो, दोबारा नोट कर लो। फर्स्ट स्टेप खरेश, सेकंड स्टेप खरेश के भाव में कौन बैठे हैं, उसकी राशि में, भाव में नहीं राशि में, उनको नोट कर लो। उसके बाद चेक करो बाधक है या नहीं है। वो वैसे ही तंग करेगा, बाधक हो गया तो और ज्यादा तंग करेगा। ठीक है भैया। ये ओके सर। सर आपका मिथुन लग्न में तो मतलब तृतीय भाव में बैठा हुआ है ना, मिथुन लग्न में तृतीय वो भाव। बृहस्पति 30वें में बैठा है, हाँ, परंतु जो खरेश है वो शुक्र है, हाँ, और वो वो, बृहस्पति की राशि में बैठा है। हाँ, तो बाधक जो है वो खरेश का डिस्पोजिटर हो गया। हाँ,
तो तंग करेगा ना, बाधक भी है खरेश का, डिस्पोजिटर भी है। जी सर, जी सर। तो सर ये टॉपिक, क्योंकि हमें 3 टॉपिक लेना है, इंदु लग्न भी पढ़ना है, गुरु चंडाल योग वो भी पढ़ना है। इसमें सबकी यदि सबको क्लैरिटी है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नहीं नहीं इसके आगे पॉइंट ही नहीं है इसमें। जी सर। स्टार्टिंग के लिए कोई डरने की वो नहीं है, हर जगह नहीं मिलता, ये बहुत कम मिलते हैं। चलो आगे बढ़े सर, तो फिर इसके बाद गुरु चंडाल योग ले लेते हैं। गुरु चंडाल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो गुरु चंडाल योग है, ये सिर्फ लिखा गया है बृहस्पति के लिए, है जी, कि बृहस्पति अगर राहु के साथ आ जाए तो गुरु चंडाल योग बन जाता है। इसमें मैंने पहला एक क्वेश्चन रेज किया था कि शुक्र चंडाल योग क्यों नहीं बनता। ये सोचने की बात है, बाकी का क्यों नहीं बनते, क्योंकि शुक्र जो है वो राक्षसों के गुरु हैं। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, एक आप बात मान के चलिए, जब हम देखते हैं कि मित्र और शत्रु, तो ब्रॉडली सारे ग्रह 2 ग्रुप में हैं। एक ग्रुप है बृहस्पति सूर्य चंद्र मंगल, दूसरा ग्रुप है शुक्र बुध और शनि। इनके साइन सब त्रिकोण में आते हैं एक दूसरे के, ठीक है, और वो आपस में फ्रेंड्स भी होते हैं। तो इसलिए राहु केतु को ये असुर वाले ग्रुप में रखा गया है, इसलिए वहां गुरु चंडाल नहीं बनता। अच्छा, अब जो मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है, ये नहीं कि राहु और जुपिटर इकट्ठे हो गए तो गड़बड़ हो गई, नहीं, उसको हमें देखना है कि ये राहु महाराज किस तरह का फल देंगे। वहां से कहानी शुरू होती है। राहु फल देते हैं उस भाव के स्वामी का जहां वो विराजमान है। दूसरा वो देते हैं जिस ग्रह के साथ वो कंजंक्ट है, उस ग्रह के अनुरूप वो फल देते हैं। अब जब बृहस्पति के साथ है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये बृहस्पति महाराज हैं कौन, कहां के स्वामी हैं। उसी के अनुसार राहु भी फल देगा, और वो जहां बैठे हुए हैं दोनों, उस भाव का जो स्वामी है उसका भी फल राहु देगा, डबल देता है, दोनों के फल देगा। जिसके साथ राहु कंजंक्ट हो जाए उसके मैटीरियल कारकत्व को 1000 गुना बढ़ा देता है, उसके फिजिकल कारकत्व को 1000 गुना, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, वो हाइट दे देता। तो अब हम इसको राहु चंडाल योग बोलते हैं, इसीलिए, नहीं तो दोष बोलते ना। योग एक्चुअली 2 ग्रह एक साथ हो जाए तो योग हो जाता है। तो इसको आप अगर देखें तो यही पॉइंट है, सारी कहानी इसी से तय हो जाती है। दूसरा जो किताब में मैंने नहीं लिखा क्योंकि बहुत ज्यादा वेरीफाइड नहीं है, वो सारे शास्त्रों ने लिखा है
कि गुरु चंडाल योग में संतान पर कोई ना कोई कष्ट रहता है। ये भी जब देखा होगा जब अगर वो 5th हाउस से कनेक्ट हो रहा हो तो, ठीक है ना, नहीं तो नहीं। और लोग बाग सारे पकड़ के गुरु चंडाल योग देखा, भैया तेरे तो संतान में मुसीबत है, सीधा बकवास कर देंगे बगैर देखे कि क्या वो रोग बना रहा है, योग बना रहा है या रोग दे रहा। ठीक है, उस तरह से। खैर देखा है हमने कि बृहस्पति पंचमेश हो जाए, ठीक है, और फिर वो गुरु चंडाल योग में हो और केंद्र त्रिकोण में ना हो, नहीं तो योग कारक हो जाएगा। राहु केंद्र त्रिकोण में आकर के योग कारक हो जाता है, क्योंकि उसके लॉर्ड की तरह ही बिहेव करेगा। राहु के साथ केंद्र में बैठा है, त्रिकोण का स्वामी आकर के जुपिटर साथ में बैठ गया, अरे साहब क्या राजयोग बना है, जबरदस्त राजयोग बनेगा। अब इसके लिए एग्जाम्पल है, मान लीजिए लियो लगन है सर और सर आपके भी तो चार्ट में है। मेरे गुरु चंडाल नहीं है। नहीं सॉरी, शनि शनि के साथ है। शनि चंडाल है, पर यहां भी देखो ना, देखिए राहु कैसे फल दे रहा है। शनि नवमेश है, हाँ एग्जैक्टली, लगन में बैठा हुआ है राहु के साथ, तो नवम भाव को चढ़ा रहा है ना। दूसरा आप ये कह सकते हो कि मैं धर्म को फॉलो नहीं करता, उसकी जो मेटीरियल वैल्यू है वो बढ़ा दी, भाग्य की लकी बना दिया, हर मुसीबत से निकल जाता हूं। सर रिप्यूटेड टीचर भी तो बना दिया, रिप्यूटेड टीचर भी तो बना दिया। नहीं नहीं, हाँ 9th है ना, उसकी मेटीरियल वैल्यूज को बढ़ा देता है। अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था कि मान लीजिए लियो लगन है, तो बृहस्पति पंचमेश हो गया और तीसरे भाव में राहु के साथ कंजंक्ट हो जाए तुला में, तब वो संतान को कष्ट देगा, क्योंकि बृहस्पति त्रिकोण लॉर्ड है, तो बलि हो गया। राहु भी त्रिकोणेश की तरह है और थर्ड में जाके पिट गए दोनों, पंचमे भी और राहु भी। अब ये संतान को कष्ट देगा और छोटे भाई बहन को भी कष्ट देगा। तो अब एक एग्जांपल, जैसे आप, मैं बार बार बोलता हूं, बार बार बताता हूं, राहु मान लीजिए सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो सेकंड लॉर्ड है, अगर उसका संबंध अब त्रिकोण के स्वामी से हो जाए, वो बैठ गया जाकर के राहु के साथ, तो अब त्रिकोण के साथ उसको बल मिल गया, ट्राइन लॉर्ड है और सेकंड हाउस मारक भी है। इतना धन देगा राहु कि तुम सोच नहीं सकते। त्रिकोण के साथ सेकंड हाउस का कनेक्शन धन दे रहा है और मारक भी बली हो गया, उसी में बोलो राम भी हो जाएगी राहु की दशा में ही। खूब धन आएगा और मार भी देगा। तो इसमें एक्चुअली गुरु चंडाल योग में हमें सिर्फ ये देखना है राहु का रोल क्या है, ये दोनों कहां हैं। अब इसका भी देखना है तो एक कुंडली देख लो, फिर इंदु लगन में थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेंगे कि वो पैसे ऐसे से है ना कनेक्टेड।
हाँ भाई, जनरल मुशर्रफ का चार्ट ली। मुशर्रफ जी को ले लिया। चलिए अब यहां देखो, एक सेकंड सर, गलती से बंद हो गया। जुपिटर राहु लगन में बैठे हुए हैं भाई साहब, तो दोनों लग्नेश की तरह हैं। ठीक है, अब बृहस्पति हैं कौन? नवमेश हैं और षष्ठेश हैं, और लगन में बैठ गए, बन गया राजयोग। साथ में सूर्य भी आ गए जो सेकंड लॉर्ड है। तो अब ये सूर्य सेकंड लॉर्ड नाइन्थ लॉर्ड का कनेक्शन, ये आपको पैसे का। वो धन योग बना गया, बहुत बढ़िया धन योग बना दिया। मंगल महाराज देख रहे हैं, और बली हो गया, योग कारक है मंगल, और फिफ्थ का भी कनेक्शन आ गया, नाइन्थ का भी कनेक्शन आ गया, तो धन योग तो बहुत जबरदस्त बना दिया इसका। अच्छा, और अब क्या, राहु जो है वो लग्नेश की तरह काम करेगा। ठीक, अब ये सिक्स्थ लॉर्ड भी है लिटिगेशन का उसका, तो राहु भी वही काम करेगा, जुपिटर का काम कर रहा है ना वो, और चंद्रमा का काम कर रहा है जो लग्नेश है। ठीक है, अब ये राहु महाराज ने पैसा तो बहुत दे दिया, पर छठे का भी तो रोल करना था उसको। जहां के राहु शुरू हुआ, ये पावर से बाहर हो गए। मंगल वगैरह तक तो चल रहा था राजयोग बहुत बढ़िया, परंतु बृहस्पति छठे भाव के स्वामी हैं, अब लड़ाई लड़नी पड़ रही है। छठा भाव कंपटीशन कह लो, मैं क्या बोलता हूं इसको, साधना का भाव। किस चीज की साधना हो रही है? अच्छा, दूसरा क्या है, छठा लॉर्ड अगर लगन में बैठ जाए तो छठा लॉर्ड बली हो गया ना, छठा भाव बली हो गया। लग्नेश अगर छठे में आ जाए तो भी छठा बली होगा, परंतु पॉजिटिव डायरेक्शन। अब छठे का स्वामी जब लगन में चला जाता है तो नेगेटिव डायरेक्शन छठे की जो है वो बली हो जाती है। तो जब से राहु की दशा शुरू हुई है, भाई साहब कोर्ट केस झेल रहे हैं, पैसा फिर भी बहुत है, कोर्ट केस झेल रहे हैं। तो राहु ने बृहस्पति को महाबली कर दिया। ये बोला मैंने आपको कि जहां भी जिस ग्रह के साथ राहु बैठता है उस ग्रह को भौतिकता की सारी जो चीजें हैं उसको बली कर देता है। तो बृहस्पति को बली कर दिया। ठीक है भैया, ये कहानी है इसकी। अब ये वाडिया जी का देख लो, यहां पर बृहस्पति कौन है? 11th लॉर्ड है और अष्टम लॉर्ड है। ठीक है, तो धन तो बहुत दे दिया, बलि कर दिया ना, बृहस्पति को बलि कर दिया, आठवें भाव को बलि कर दिया, बृहस्पति को आयु भी लंबी कर दी, और
यहां पर अभी आपको पता नहीं बताऊं या ना बताऊं, इस बृहस्पति की जो ब्यूटी है वो है सुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग। सर ये हम अपने उसमें भी कर चुके हैं सर, ये कर चुके हैं ना। हाँ सर। 8th लॉर्ड इन 3rd, जहां भी मिल जाए आंख मीच के बोल देना, भाई साहब महाधनी है ये बंदा और बहुत फेमस है, बहुत फेमस भी होगा और धनी भी होगा। तो उस चीज को इसने बढ़ा दिया। तो हमारे गुरु चंडाल योग का जो क्रक्स है, जो मेन पॉइंट है कि बृहस्पति को देखो कि वो भाई साहब कौन है। उस भाव को, वो मेटीरियल चीजें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मेटीरियल चीजों को महाबली कर देगा, जीव को खराब कर देगा। जीव जैसे यहां बृहस्पति 11th लॉर्ड है, 11th में जीव है बड़े भाई बहन, उनको खराब कर देगा परंतु लाभ बढ़ा देगा, आकांक्षाएं बढ़ा देगा, इच्छाएं बढ़ा देगा और उनकी पूर्ति कर। मटेरियल चीजें का सुख ये बढ़ा देता है। और जीव, देखिए बृहस्पति जीव है, तो जीव को वो बैंड बजा देता है उस भाव के जीव को जिसका वो स्वामी है। ठीक है, आज का पॉइंट ये है। इसी से आप गुरु चंडाल योग एग्जामिन कर सकते हैं। किसी एनी कंफ्यूजन? ये वही समय पूछ रहे थे, कोई सवाल हो तो। बहुत सिंपल है। मैं तो आज बहुत एकदम सीरियस वाला पॉइंट बता रहा हूं इनका, कि क्या पॉइंट गौर करने का है। किताब का पढ़ के मत भागो कि गुरु चंडाल योग बन गया। उसको देखो गुरु कौन है, बात वही याद रखो कि राहु, वो गुरु के लिए ही नहीं, किसी भी ग्रह के साथ राहु बैठता है उसकी मटेरियल चीजों को 7वें आसमान तक ले जाता है और उसकी जीव चीजों को बैठ जा देता। सर इस पर एक प्रश्न है कि यदि राहु लग्नेश के साथ है तो हाँ। लग्नेश यानी कि आप स्वयं, जो भी व्यक्ति है वो स्वयं हो जाता है, तो ऐसी हाँ, स्थिति में क्या वो व्यक्ति, उसको हानि होती है? क्योंकि नहीं आप नहीं, हानि नहीं हो रही है, उसको मटेरियल नेचर उसकी बढ़ा देगा। सर आपने बोला ना अभी कि वो जीव, लेकिन वो जुपिटर के संदर्भ में बोला ना सर नहीं आप? नहीं नहीं, जीव तो हर एक का जिसके साथ भी बैठा। ठीक है सर। अब जैसे मेरा शनि के साथ बैठा 9th हाउस का, हाँ तो 9th का जो जीव है फादर को, हाँ। फादर को बहुत बड़ा नहीं बनाया। हम्म भाई मेरे पिताजी स्कूल के प्रिंसिपल थे, हम्म पहले स्कूल टीचर थे, बाद में प्रिंसिपल बन गए, हम्म है नहीं? पर हाँ अपराइट थे बिल्कुल। नॉन जीव वाली चीज जो थी धर्म, वो उन्होंने पूरा, कभी ट्यूशन के पैसे नहीं लिए। चाहे हम 8 भाई बहन थे, बस रोटी खा ली खुश है, और कुछ मिलता ही नहीं था। कपड़े एक दूसरे के उतरे हैं वो पहन लिए, तो वो रहा। मोटी सी बात याद रखो भाई, राहु जिस ग्रह के साथ है उसकी मेटीरियल वैल्यू, अब जैसे 9th लॉर्ड के साथ है मेरा,
तो धर्म में भी मटेरियल ढूंढ लेता है, वो सारा पाखंडी हो जाता है। समझ गए ना? हाँ। सर सर, डज दिस अप्लाई टू राहु's डिस्पोज, ये राहु के डिस्पोजिटर के लिए भी अप्लाई करता है क्या ये? एक सेकंड। हाँ, क्या हो गया? क्यों फोन करना? हेलो। हाँ। सर, तो क्या ये राहु के डिस्पोजिटर के भाव में भी अप्लाई करता है क्या? डिस्पोजिटर को भी अप्लाई करता है क्या, मतलब? भैया पहले तो जिन्होंने ये सवाल पूछा है, मैं उनको शत शत प्रणाम कर। शुरू में ही मैंने कहा था, राहु जिस भाव में बैठा है उस भावेश की तरह, उस भाव की तरह काम करता है। जी सर। शक रह गया क्या? नहीं। ठीक है सर। तो हम आगे फिर सर, इंदु लग्न एक टॉपिक है जो कि लोग बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, और आपने ये टॉपिक चूज किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आगे बढ़ते हैं इस पे। आप इंदु लगन निकालनी आती है? नहीं सर। सर, इसके लिए हमको बहुत बेसिक से ही शुरू करना पड़ेगा। अच्छा। वैसे मैंने बुक में एक रेडी कैलकुलेटर दे दिया है। जी सर। हाँ। ठीक है, उसमें आप लगन देखो कौन से साइन में है, और चंद्रमा देखो कौन से साइन में है। ठीक है, और उसको दोनों को मिलाओ, वो इंदु लगन हो जाएगी। ठीक है, अब ये टेबल तो कोई लेके घूमेगा नहीं, तो इसलिए आप बेसिक तरीका कैसे इसको निकालते हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। सातों ग्रहों को कुछ रेज, कुछ नंबर दिए गए हैं हर प्लेनेट के लिए। सातों ग्रहों को वो आप नोट कर लीजिए। सूर्य को 30, चंद्रमा को 16, मंगल को 6, बुध को 8, बृहस्पति को 10, शुक्र को 12 और शनि को 1। इनको एक्चुअली किरण लिखा है, इतनी किरण होती है। ये स्ट्रिक्टली ब्रिलियंस के ऊपर नहीं है कि कितनी जोर से चमक रहा है, पर कुछ पता नहीं कैसे इन्होंने लिया है ये। ठीक है, अब तरीका क्या है, हम लगन से इंदु लगन देखेंगे। ठीक? जी सर। तो लगन से नवम भाव, उसकी किरणें नोट कर लो। फिर चंद्रमा से नवम भाव, उसकी किरणें नोट कर लो। दोनों को टोटल करो, 12-12 निकाल दो क्योंकि 12 भाव है। तो बच जाए उसको चंद्रमा से गिन लो, उतना आगे। हैं जी? जी सर। चंद्रमा से आगे गिन लो, जो साइन आ जाए वो आपकी इंदु लगन है। ठीक है? हाँ जतिंदर जी, ठीक है।
सर आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, तो हमने कहा एक एग्जाम्पल लगा लो, उसमें बता देता हूं। जी सर। स्वामी विवेकानंद जी की, ठीक है। अब यहां आप देखिए, लगन से नवम भाव, उसके स्वामी कौन हुए? सूर्य। सूर्य। तो सूर्य के बिंदु हो गए 30। अब चंद्रमा को पकड़ो, शुक्र। चंद्रमा से नवम भाव शुक्र। शुक्र, शुक्र के हैं 12, 12 और 30 42, 42 हो गए। 12 किए 36 मैंने निकाल दिए। क्या हो रहा है? नहीं नहीं सर, मैं वो सॉरी, मैं एनोटेट कर रही थी। अच्छा, तो कितना क्या रह गया? 36 निकाल दिए, 6 बचे। 6 रह गए। 6 बचे। ठीक है, तो हम चंद्रमा से छठा गिन लो। तृतीय भाव आ गया। चंद्रमा से छठा आ गया कुंभ। हम्म। तो कुंभ जो है वो इंदु लगन हो गई। ठीक है जी। अच्छा, तरीका आ गया ये। जी सर। इसको आप टेबल से भी देख सकते हैं। टेबल से देखोगे खट से आ जाएगा। जैसे टेबल में लगन देखी भाई साहब, सेजिटेरियस, ठीक, हम्म। इस पे घुमाया, और चंद्रमा है आपका विर्गो में, ठीक, चंद्रमा है, वर्गों में। तो क्या हो रहा है? जी सर। हाँ, एक्वेरियस आ गया ना। जी सर, एक्वेरियस आ गया। यहाँ ये एक्वेरियस आ गया सर। ठीक है, ये ऊपर का चंद्रमा है, ऊपर की जो लेटी हुई लाइन है, ये चंद्रमा है। और खड़ा हुआ कॉलम जो है वो लगन है। लगन। तो एक्वेरियस लगन हमारी वो आ गई। सर ये आपने मतलब ये तो मैंने उस बुक से ही, आपकी किताब से ही बनाया है, क्योंकि सारी चीजें ताकि लोगों को आसानी से मिल जाए एक जगह। अरे यार, ये नहीं लिखा इसमें कि ऊपर वाला चंद्रमा है, नीचे कॉलम जो है वो एसेंडेंट है, लगन है। हाँ जी सर। बता नहीं रही बात। ठीक है जी। जी तो सर। ऐसे हम निकालते हैं। अब देखिए इसका फायदा, अब मैं सिर्फ आपको कैसे इंदु लगन का विश्लेषण करेंगे, वही मेन मेन पॉइंट दूंगा आपको। पहले तो यह लिखा है कि इंदु लगन वेल्थ देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हम्म। अब वेल्थ कितनी है, कितने प्रकार की वेल्थ है? हमें तो वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, अष्ट सिद्धि उसमें आता है अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो 9 प्रकार की वेल्थ है। अब इंदु लगन जिससे प्रभावित होती है उस तरह की वेल्थ उसको मिलती है। पहले पॉइंट। तो ये वेल्थ कुछ भी हो सकती है, मनी हो सकती है, इंटेलिजेंस हो सकती है, बुद्धि हो सकती है, चालूपंथी हो सकती है, दुनियादारी, कुछ भी हो सकता है। ठीक। अब दूसरी चीज क्या है, इंदु लगन से या लगन से हम धन भाव कैसे देखते हैं?
धन के भाव हैं सेकंड एंड 11th, और उनका संबंध अगर त्रिकोण के स्वामियों से हो जाए तो वो धन योग बन जाता है। ठीक है भैया। इसी तरह से हम इंदु लगन से भी देखते हैं। अब यहां पर धन तो कोई देखेगा नहीं, हम क्या देखेंगे? लोग बाग कहते हैं ना यार बड़ा लॉस हो गया, सबसे पहले तो वो देखें कि लॉस मेरा कहां हो सकता है। तो इंदु लगन से याद रखना आसान है, 2 5 9 11, 2 11 और 5 9, इनके स्वामी का संबंध अगर इंदु लगन से जो त्रिक के स्वामी हैं 6 8 12, अब त्रिक के स्वामी में मैं तीसरा भी कभी कभी इंक्लूड करता हूं, क्योंकि वो भी विपरीत हाउस है, उसमें सुख की कमी आती है। ठीक है। तो अगर उनका संबंध 3 6 8 12 से हो जाए तो उसका वो धन की हानि हो जाती है। सर 3 6 8 12 या 3 6 9 11? दो चीज देखिए, धन देने वाले भाव हैं 2 5 9 11। जी सर। 2 और 11 है धन के भाव, 2 वेल्थ 11वां गेन, जी सर। और 5 और 9 ट्राइन। हाँ। ये पैसे, ये वेल्थ देंगे, और इंदु लगन से त्रिक, 3 6, त्रिक में तीसरा भी ऐड कर दिया मैंने। वैसे तो त्रिक है 6 8 12, तो इनका संबंध अगर इंदु लगन से 6 8 12 का हो जाए, किनका संबंध? 2 5 9 11 का। धन देने वाले भाव और धन की हानि वाले भाव, इनका अगर संबंध हो जाए इनके भावेशों का, तो इनकी दशा अंतरदशा में धन की हानि होगी। जय श्री राम। नया समझ में आ गया सर। मेरे को तो वो था, लेकिन बाकी सबके लिए मेरे को क्लियर करना था कि वहां पे। हाँ, नहीं नहीं, सबके लिए ही बोल रहा हूं कि भैया नोट करो, धन देने वाले भाव और धन की हानि करने वाले भाव, उनका त्रिक भाव हानि करते हैं। अब यहां इंदु लगन है कुंभ, कुंभ से 2 मतलब मीन, कुंभ से 5 मिथुन, कुंभ से 9 मतलब तुला, कुंभ से 11 धनु। ये धन देने वाले भाव हो गए। ठीक। और इनके भावेश देख लिए, उनका संबंध अब यहां से कुंभ से 6 कर्क, 8 बुध। अब ये बुध जो है पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है, और 12 शनि महाराज।
ये धन की हानि करने वाले हैं। ठीक है जी। अब यहां पर चंद्रमा जाकर के छठे में बैठ गए, जो 8वां है, मिथुन से, इससे कुंभ से। इंदु लग्न से। शनि भी बैठ गए 12वें के। तो ये गड़बड़ हो रही है यहां पर, या इनका संबंध सिर्फ बुध का आ रहा है धन देने वाले ग्रहों से, वेल्थ के। तो बुध जो है वो वेल्थ को नकार रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, छोड़ो इसको, अलग से दोबारा कुंडली बना लो। इंदु लगन को लगन रख करके अब मोटा मोटा पॉइंट बताता हूं। सर ये पॉइंट बहुत सुंदर है, ये फिर लोग बार बार सुनेंगे तो इनको समझ आ जाएगा। नहीं, सुनने से नहीं, करने से आएगा। सुन के करेंगे तो आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। उनको मार याद रखो, धन देने वाले भाव कौन से हैं और धन की हानि देने वाले भाव कौन से हैं, बस। अब आ जाती है बात, शुभ ग्रह आसानी से धन दे देते हैं, अशुभ ग्रह भी धन देते हैं, परंतु वो मेहनत करा करके धन देते हैं। ठीक है भैया। अब राहु और केतु, इनको कोई ब्रिलियंस तो मिली नहीं है, परंतु राहु हमेशा मटेरियल चीजों को गेम दे देता है। जितने ज्यादा ग्रह इंदु लगन को प्रभावित कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा धनी होता है आदमी। इंदु लगन से 2, 5, 9, 11 और केंद्र, इनमें जो ग्रह होते हैं वो धन देते हैं। 6, 8, 12 नहीं देते हैं, वो लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, धन देने वाले ग्रह की महादशा चल रही हो, अंतरदशा आ जाए धन लेने वाले की, जो हानि कर रहा है, तो हानि होगी। अगर महादशा ज्यादा बली है, कम हानि होगी। अगर धन खराब कर, देखिए जब तक धन देने वाले की दशा में ही हानि हो सकती है जी। धन खोने वाले दोनों दशाएं अगर धन खोने वालों की है तो वो क्या खोएगा, कुछ भी। हाँ, उसमें इतना लॉस नहीं होता। ठीक है जी। अब इससे और चीजें भी बहुत सारी देखी जा सकती हैं कि इनहेरिटेंस मिलेगा, लकी हूं नहीं हूं, लगन लॉर्ड कहां गया। ठीक है, तो दशा इंदु लगन से वेल प्लेस्ड है या नहीं है, ये तो मोटा मोटा लगन से की इंदु लगन निकालना। अब मैं आगे और नहीं ले जा रहा, वो बाकी भाव की इंदु लगन निकालने का वो किताब में मैंने लिखा है कि संतान इंदु, इसीलिए टेबल भी दी है कि संतान इंदु कैसे निकालेंगे, संतान होगी या नहीं होगी, कैसी होगी। आप प्रोफेशन इंदु भी निकाल सकते हैं, भाग्य इंदु निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी भाव का आप इंदु लगन निकाल सकते हैं इसी टेबल की मदद से। उसका तरीका क्या है, जैसे संतान इंदु बनानी है तो चंद्रमा से पंचम भाव ले लो, उसको अब चंद्रमा की पोजीशन मान लो। लगन से पंचम भाव ले लो,
उसको आप लगन की पोजीशन मान लो, इंदु लगन की। आपको दशम भाव का इंदु लगन निकालनी है। चंद्रमा से दशम भाव को 10th हाउस बना लो, या चंद्रमा बैठा लो जब आप 10th की इंदु निकाल रहे हो तो, और 10th हाउस से, सॉरी, लगन से 10th हाउस, उसको लगन बना लो फॉर 10th इंदु के लिए, और वहां से इंदु लगन निकाल लो, जैसे टेबल में निकाल लो या वैसे निकाल लो। ठीक है, वो आपको उसकी सारी कहानी बता देगा। अब ये संतान इंदु का शायद मैंने 2003 में या 4 में लिखा था, ये जब शुरू शुरू में पढ़ाना शुरू किया था मैंने, तो ऐसी बकवास चलती रहती है ना मेरे दिमाग में, तो जब से चलती है। इंदु लगन पड़ी है तो संतान इंदु की अग्नि निकाल दो। सर ये भी बहुत सुंदर है, क्योंकि हम बीज स्फुट, क्षेत्र स्फुट के साथ साथ ये भी यूज करके देख सकते हैं कर सकते हैं कि बच्चों का योग है। बिल्कुल बिल्कुल, सब आएगा, टाइमिंग आएगी, प्रॉब्लम आएगी, सब आएगी। जी सर। ठीक सर, है, हाँ। सर किसी ने लिखा है कि सर धन भाव से इंदु लग्न धन के बारे में ज्यादा अच्छा बता सकते हो फिर? बता सकते हो, वो संचय बताएगा। 11th हाउस का इंदु निकाल लो, गेन बताएगा। अब कोई कुंडली लगा लो, देखते हैं, कोई धनी आदमी की लगा लो कुंडली। सर नुस्ली वाडिया की लगा लेते हैं। लगा लो, मेरी क्यों नहीं लगाओगे? सर आपकी लगा लेते हैं तो नहीं फिर। नहीं, कोई भी लगाओ। ठीक है सर, आपकी निकालूं फिर? मैं 1 मिनट लगेगा। मर्जी है, मर्जी है, मर्जी है, योर विश। थैंक यू सर। सर किसकी है? सर आपकी निकालिए। मेरी तो नहीं है। नहीं 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 सर, सर सॉरी सॉरी सर, एक सेकंड सर। सॉरी जी सर, ये आप। हाँ भैया, इसमें इंदु लगन है मीन, पाइसेस। अब कितने ग्रह हैं, कितने देख रहे हैं, क्या हो रहा है? 3 ग्रह हैं बैठे हुए सर। 3 ग्रह बैठे हैं, शनि देख रहे हैं। जी सर। ठीक है, इंदु लगन से केंद्र में राहु केतु सब है, जी और मंगल भी बैठे हैं, मतलब हार्ड वर्क से धन मिलेगा। अब यहां से इंदु लगन से त्रिक भाव देख लो, यहां से छठे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं और सूर्य उसके लॉर्ड है। ठीक है ना? तो सूर्य सेकंड हाउस में है इंदु लग्न से जी। ये धन देने वाले हैं।
जी सर। मतलब सेकंड हाउस धन देता है, जी सर। परंतु इसका कनेक्शन 6th हाउस से भी आ रहा है, इंदु लगन से। इंदु लग्नेश भी छठे में गया, तो सूर्य में बिल्कुल बैगिंग की नौबत आ गई, और बृहस्पति में फैक्ट्री बंद करनी पड़ी, नौकरी छोड़ी। ठीक है, बाकी देते रहे सब। चंद्रमा अब ये लगन से तो छठे में है, परंतु इंदु लगन से 9th में है। ठीक है, तो इसने मेरे को सबसे ज्यादा गेन दिया। नहीं तो लोग कहेंगे सेकंड लॉर्ड डेबिलिटेटेड, इसने सबसे ज्यादा धन दिया और लॉस भी दिया, मतलब खर्चा भी कराया, मारी भी गई प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरह से इंदु लगन ये दिखा देता है, हाँ भाई कितना धनी है। क्वांटम ऑफ वेल्थ, अब ये जरूरी नहीं कि पैसे ही आपकी वेल्थ हो, और भी आपकी वेल्थ हो सकती है इन ग्रहों के कारकत्व के अनुसार। जैसे शुक्र है, पंचमेश भी है, संतान की वेल्थ है। मंगल है, ठीक है जी, 6th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है। मेहनत से गेन। बड़े भी हैं मेरे से, बड़े भाई हैं, बड़ी बहन भी है, और बीमारी भी है। 6th लॉर्ड, उसने परेशानी भी दी, धन भी दिया तकलीफ के साथ। ठीक है भैया, तो ये काफी कुछ बता देता है। सर मर्क्यूरी तो आपको प्रॉपर्टी है, एग्जैक्टली। मदर बहुत अच्छी है। अब यहां मैं बृहस्पति का बाधक से बता रहा था कि ये खर का भी है, क्योंकि खरे शुक्र है बैठे हुए हैं, तो इसमें शुक्र में बृहस्पति में नौकरी छोड़ दी। ठीक है, शुक्र की ही अंतर दशाओं में नौकरी छोड़ के बाहर चले गए तो भी परेशानी हुई। चंद्रमा में शुक्र में फैक्ट्री शुरू की, बंद करनी पड़ी। वो छठे में गए, इंदु लग्नेश हैं। ठीक है भैया, इस तरह से तो ये इंदु लगन अच्छी चीज है, पर ये है कि थोड़ा निकालने में टाइम लग जाता है। इंदु लगन मार्क करने में पेशेंस चाहिए थोड़ी सी, परंतु बता 1 सेकंड में देगा ही है। इंदु लगन मार्क कर दी तो आपको तुरंत बता देगा आपके पास कितना धन है। किसी को कोई सवाल? आप लोगों को इंदु लग्न में मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे सर ने बोला कि आपको समय लगेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट हो ही जाएगा। हाँ, इंदु लगन अच्छा टूल है, अच्छा टूल है, पर हम ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते इसको, क्योंकि टाइम लगता है। नॉर्मली क्या होता है, आप लोग भी खुद देख रहे होते हैं ना कुंडली, तो तुरंत आंसर चाहिए कि क्या होने वाला है। सर जेहोरा में तो दे भी देता है, जेहोरा ये सब में तो सब दिया हुआ रहता है। इंदु लग्न हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, लेकिन अच्छा, उसमें दिया हुआ है, गुड। नहीं सर, कैलकुलेट करेंगे तो धीरे धीरे आदत आ जाएगी, वो अपने आप। अच्छा, जे हो रहा है, मैंने नहीं चेक किया इंदु लगन, सर करेंगे। सर देखिए, है सर जेहोरा में नीचे जाके
इंदु लग्न मिल जाता है यहाँ पर। अच्छा, हाँ हिंदू लगन लिखा हुआ है। हाँ, हाँ इसमें लिखा है पाइसेस, और नक्षत्र भी लिखा हुआ है सर। नक्षत्र भी लिखा है, डिग्रीज भी लिखी है। हाँ। पर हिंदू लगन की डिग्रीज कैसे निकालूंगा, ये तो मैंने निकाली नहीं आज तक। सर उन लोगों ने निकाल के दी सर, हो सकता है कि वो जो कैलकुलेशन डिग्री वाइज कैलकुलेशन करके वो करते। हो सकता है, पर वहां तो बिंदुज है, 16 या 30, ये उसमें डिग्री कहां से आ गई, या उनके करते होंगे, करेंगे, देखते हैं कैसे निकालते हैं। विशाल जी, सर एक प्रश्न है कि धन योग यदि लग्न के हिसाब से हो रहा है, लेकिन इंदु लग्न से विपरीत जा रहा है, क्यों? ये ऐसा हो सकता है क्या? नॉर्मली नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजी में किसी भी तरीके से अप्रोच करो तो आंसर एक सेम ही आएगा। सर इसमें अमावस्या का मतलब शुक्ल पक्ष या पितृपक्ष या शुक्ल पक्ष का चंद्रमा के, देखिए फर्क आएगा ये सर? फर्क आना चाहिए थोड़ा सा, और हम इसमें पूरा पक्ष बल उस तरह से नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देख लेंगे कि चंद्रमा पक्ष बली है या नहीं है। वो होता है ना सप्तमी से अष्टमी तक, सप्तमी से सप्तमी तक, वो देख लेंगे। आपके चार्ट में तो सर बली है, क्योंकि बली है, तृतीया का ही चंद्रमा है। तृतीया का है, कृष्ण है ना, पूर्णिमासी से तृतीया का है। सर बहुत ही सुंदर सेशन था, और ये क्रिसमस गिफ्ट है सबके लिए। हम ये हैप्पी क्रिसमस। सर बहुत सुंदर। चलो एंजॉय। जी सर। ठीक है जी, ओके, किसी को कोई सबको थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। किसी का कुछ कोई भी कमेंट? थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक्स अनुराधा जी, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम सर। अनुराधा जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा सेशन प्रणाम। रिकॉर्डिंग थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग किसी को नहीं मिलेगी, हम 2-3 दिन के अंदर अंदर ही इसे अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। आप ओह लोग वाओ, न्यू ईयर्स पे इसको आराम से देखिए। सीरियसली गिफ्ट है ये, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू और सर। आप लोगों को बता दें कि 2 बातें। सबसे पहले ये आप लोगों को बता दें कि ये सारी चीजें सर की किताब में बहुत सुंदर ढंग से रखी हुई है। आई एम श्योर आप लोग सभी सर की किताबें हैं। नहीं, मेरे को पता है बहुत से पढ़ते हैं, परंतु जो मेन पॉइंट है वो भूल जाते हैं। ये अभी क्लियर हुआ है एक्चुअली, मैं सही बता रहे हैं, बुक तो लिया है लेकिन अभी क्लियर हो रहा है और अच्छे से। बिल्कुल, जैसे हिंदू लगन का टेबल जो अभी क्लियर हुआ है। हाँ, थैंक यू सर। आप सब न्यू ईयर्स पे अभी तो कहीं कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि मिडनाइट के लिए प्रोहिबिशन, तब अपना इंडो लग्न ठीक करिए और हमें लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, ओके, नमस्कार।